गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 29 अगस्त और आज हम अध्ययन करेंगे 29 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए निम्न में से किस ऐप को जारी किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डीजी एनसीसी ऐप को जारी किया गया है। तो दोस्तों अब डीजी एनसीसी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए डीजी एनसीसी ऐप को जारी किया है। और दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि कोरोना वायरस के कारण लगातार लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर एनसीसी कैडेट्स के प्रशिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। डीजी एनसीसी नामक मोबाइल ऐप का उद्देश्य एनसीसी कैडेट्स को पाठ्यक्रम, वीडियो, प्रशिक्षणिक वीडियो और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों सहित सभी प्रकार की सामग्री प्रदान करना है। यह ऐप एनसीसी कैडेटों को देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित कराने में सहायता करेगा। तो दोस्तों इसका जो मेन उद्देश्य है वो एनसीसी जो कैडेट्स हैं उनकी जो पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है कोरोना वायरस के कारण उसको कंप्लीट कराना है, जिसके माध्यम से उन्हें इस ऐप के माध्यम से पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण वीडियो दिए जाएंगे। तो दोस्तों अब एनसीसी के बारे में जानते हैं। दोस्तों एनसीसी का जो मोटो है वो क्या है? एकता और अनुशासन। और दोस्तों एनसीसी की स्थापना कब हुई? 16 अप्रैल 1948 में। एनसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? न्यू दिल्ली में। और डायरेक्टर जनरल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा है, वो एनसीसी के डायरेक्टर जनरल हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में टिकटॉक कंपनी के किस सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों किसने दे दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केविन मेयर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं टिकटॉक के बारे में। दोस्तों चाइनीज वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ केविन मेयर ने इस्तीफा दे दिया है। केविन मेयर ने 3 महीने के भीतर ही इस कंपनी को छोड़ दी, क्योंकि दोस्तों 3 महीने पहले ही जो केविन मेयर ने टिकटॉक के सीईओ का पद संभाला था और अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह अमेरिका में कंपनी के जनरल मैनेजर वनीसा पपाज को टिकटॉक का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया, यानी कार्यकारी जो पदभार है वो वनीसा पपाज को दिया गया है। और दोस्तों जो केविन मेयर थे वो किस देश के जो सीईओ थे टिकटॉक कंपनी के? जो अमेरिका के सीईओ थे। अब इनको ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि जो इस्तीफा देना पड़ा? तो इसको देखते हैं दोस्तों। ट्रंप प्रशासन ने नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा है, यानी ट्रंप प्रशासन द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया है जिसमें कहा अगर टिकटॉक को अमेरिका में बिजनेस जारी रखना है तो उन्हें 90 दिन के अंदर इसे बेचना होगा और सभी मौजूदा डेटा को डिलीट भी करना होगा। यानी दोस्तों भारत और अमेरिका दोनों देशों ने टिकटॉक को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए बैन कर दिया है। इसके बावजूद दोस्तों ट्रंप ने एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला और उसमें कहा कि अगर टिकटॉक को अमेरिका में बिजनेस जारी रखना है तो उसे 90 दिन के अंदर इस टिकटॉक कंपनी को बेचना होगा, वो भी किसी अमेरिकन कंपनी को। और उसके बाद जो आज जो टिकटॉक कंपनी ने अभी तक जितना भी डाटा कलेक्ट करके रखा है अमेरिका का, वो सारा डिलीट करना होगा। तो इस वजह से केविन मेयर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल में जो कछुआ मिला है। दोस्तों आप जानते हैं ये क्यों महत्वपूर्ण है? नेपाल में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है। इसका यह रंग बेहद दुर्लभ जेनेटिक म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन की वजह से होता है, जो उसके पिगमेंटेशन को बदल देता है। नेपाल के टॉक्सिनोलॉजी एसोसिएशन के एक अधिकारी ने कहा है कि नेपाल में इस कछुए में क्रोमेटिक ल्यूसिज्म का एक पहला और दुनिया भर में केवल 5वां मामला है। यानी जो मुख्य अधिकारी हैं जो टॉक्सिनोलॉजी एसोसिएशन के, उनके अधिकारी ने कहा है कि नेपाल में इस कछुए के क्रोमेटिक ल्यूसिज्म है, यानी जो जेनेटिक म्यूटेशंस का जो उत्परिवर्तन का जो है मामला है, नेपाल में पहला है और दुनिया भर में इसका 5वां मामला है। इससे पहले 4 मामले इस प्रकार के और आ चुके हैं। दोस्तों वन्य जीव विशेषज्ञ कमल देवकोटा का कहना है कि इस कछुए का नेपाल में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। तो दोस्तों भारत और नेपाल है दोनों ही देश धार्मिक रूप से बहुत ही ज्यादा जो है अपने धर्म के प्रति कटु है, और इस वजह से इन्होंने जो नई चीज होती है उसको शास्त्रों के आधार पर धार्मिक महत्व प्रदान कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शिंजो अबे ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे। दोस्तों शिंजो अबे किस देश के प्रधानमंत्री हैं? जापान के। जापान के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? शिंजो अबे, जो अभी वर्तमान में नहीं है, इस्तीफा दे दिया परंतु पहले थे। इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 28 अगस्त को इसका औपचारिक रूप से ऐलान किया। शिंजो अबे पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे और इस दौरान उन्हें कई बार हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। शिंजो अबे जापान के सबसे बनने अधिक समय तक बने रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए थे। शिंजो अबे देश की सत्ता पर 2803 दिनों तक पदासीन रहे। यानी दोस्तों शिंजो अबे ने जापान के प्रधानमंत्री पद के रूप में 2803 दिन तक कार्यभार संभाला और इसके बाद इस्तीफा दे दिया। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड उनके चाचा और देश के पूर्व प्रधानमंत्री इसाकू सेतो के नाम था। यानी दोस्तों जो पहले जापान के अंदर सबसे ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का रिकॉर्ड उनके चाचा और पूर्व प्रधानमंत्री इसाकू सेतो के नाम था। और दोस्तों भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो भी सबसे ज्यादा दिन तक पद पर रहने वाले गैर कांग्रेसी पीएम बन गए हैं। दोस्तों इसके बाद दोस्तों लिबरल शिंजो अबे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों केंद्र सरकार सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किस स्थान पर एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर सकता है? तो दोस्तों किस स्थान पर कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज में स्थापना कर सकता है। दोस्तों एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव के बीच सरकार तीनों सेनाओं को लगातार तेजी से मजबूत करने में लगी हुई है। सैन्य मामलों के विभाग ने सशस्त्र बलों के पुनर्गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। यानी जो सशस्त्र बल हैं उनके पुनर्गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी के तहत अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के तहत नई एयर डिफेंस कमांड की स्थापना हो सकती है। तो दोस्तों जो भारतीय वायुसेना के जो अंडर में जो एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कब हो सकती है दोस्तों? अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में। और कहाँ पे दोस्तों? प्रयागराज में। इस एयर डिफेंस कमांड का गठन भारतीय वायुसेना की मध्य कमान यानी दोस्तों जो भारतीय वायुसेना एयरफोर्स की जो मध्य कमान के जो मुख्यालय के द्वारा प्रस्तावित है। यानी जो इस डिफेंस की कमांड का गठन है, एयर डिफेंस कमांड का गठन है वायुसेना की, उसका दोस्तों इसका कमान किसे सौंपी गई है? वायुसेना की मध्य कमान का जो मुख्यालय है के साथ किया जाना प्रस्तावित है। यानी जो इसका गठन है भारतीय मध्य कमान है वायुसेना की, उसके साथ किया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत आगरा, ग्वालियर और बरेली एयरबेस आते हैं। दोस्तों जो मध्य कमान मुख्यालय है उसके अंडर में 3 एयरबेस आते हैं, आगरा, ग्वालियर और बरेली। दोस्तों कमांड का उद्देश्य है तीनों सेवाओं के संसाधनों को एक कमांड के तहत संयोजित करना है। तो दोस्तों जो इस कमांड जो ये स्थापित की जा रही है एयर डिफेंस कमांड, उसका मेन उद्देश्य है जो तीनों सेनाओं के जो संसाधन है उनका सही तरीके से संयोजित करके उपयोग करना, इससे सक्रिय कर देश की वायु क्षेत्र को सुरक्षित करना। और दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपकी एयर डिफेंस कितनी स्ट्रांग है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले देख लेते हैं दोस्तों चीफ ऑफ डिफेंस कौन है दोस्तों? जनरल विपिन रावत हैं जो चीफ डिफेंस है। और थल सेना प्रमुख कौन है दोस्तों? थल सेना प्रमुख है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं जो थल सेना प्रमुख हैं। दोस्तों थल सेना प्रमुख कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। और दोस्तों वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया या आर के भदौरिया, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आर के भदौरिया या राकेश कुमार सिंह भदौरिया। दोस्तों नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह हैं जो नौसेना प्रमुख हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बांग्लादेश ने किस देश के साथ कोविड-19 के संभावित टीके के मनुष्य पर अंतिम स्तर के परीक्षण को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों किस देश के साथ जो मंजूरी दी है, किस देश के परीक्षण को मंजूरी दी है? चीन के परीक्षण को मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। तो दोस्तों अब देखते हैं बांग्लादेश ने चीन की एक कंपनी द्वारा निर्मित कोविड-19 के संभावित टीके के मनुष्य पर अंतिम स्तर के परीक्षण को हाल ही में मंजूरी दे दी है। यानी जो बांग्लादेश है उसने चीन की कंपनी द्वारा एक जो कोविड-19 के टीके का निर्माण किया गया था, यह निर्माण किया जा रहा है, उसके अंतिम स्तर के परीक्षण को मंजूरी दे दी है। चीन की सिनोवॉक बायोटेक लिमिटेड द्वारा, कौन सी कंपनी है दोस्तों? सिनोवॉक बायोटेक लिमिटेड द्वारा विकसित टीके को देश के स्वास्थ्य मंत्री यानी जो चीन की जो
जो टीका विकसित किया है उस कंपनी का क्या नाम है? सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड द्वारा विकसित टीके को देश के स्वास्थ्य मंत्री यानी बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्री मंत्री जाहिद मलिक ने दुनिया के सबसे प्रभावशाली टीकों में शुमार बताया है। दोस्तों सारी बकवास बात है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जो चीन ने जो काम किए हैं उसके बारे में। तो दोस्तों जो जाहिद मलिक ने कहा है कि सरकार ने टीके के अंतिम चरण के परीक्षण को मंजूरी देने का फैसला किया है। इससे पहले संबंधित सरकारी संस्थानों ने टीके के प्रभाव और सुरक्षा समेत अनेक जरूर जरूरी पहलुओं का अध्ययन किया है या उसके बारे में जानकारी ली है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उड़ान स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों कितने हवाई अड्डों को दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 या 78 हवाई अड्डों को मंजूरी दी गई है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में उड़ान स्कीम के बारे में जानते हैं। दोस्तों केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना, दोस्तों कौन सी योजना? क्षेत्रीय संपर्क योजना, जिसे उड़े देश का आम नागरिक यानी जिसको शॉर्ट में उड़ान के नाम से जाना जाता है, उड़े देश का आम नागरिक या उड़ान के चौथे दौर के तहत 78 नए अतिरिक्त मार्गों को अनुमति दे दी है। यानी 78 नए जो है मार्ग बनाए जाएंगे। इन मार्गों को अनुमति देकर उत्तर पूर्व पर्वतीय राज्यों और द्वीपों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस किया गया है। यानी जो इसकी जो मार्गों की जो अनुमति दी गई है वो उत्तर पूर्व में और जो पर्वतीय राज्यों और द्वीपों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। उड़ान एक क्षेत्रीय एयरपोर्ट विकास योजना है। इसका मुख्य लक्ष्य दूर दराज के और क्षेत्रीय इलाकों तक संपर्क बेहतर बनाना है और हवाई यात्रा को किफायती बनाना है। यानी सस्ती चीपेस्ट हवाई यात्रा प्रोवाइड करवाना। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई केंद्र की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति की एक प्रमुख घटक है। यानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी और जो है केंद्र की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति का एक प्रमुख घटक है, जिसे जून 2016 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों इसको कब लॉन्च किया गया था? जून 2016 में। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हाल ही में 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? यानी कौन है जो जिसके पास 200 अरब डॉलर की संपत्ति है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जेफ बेजोस है। उनके पास 200 अरब डॉलर की संपत्ति है। तो दोस्तों जेफ बेजोस 200 अरब डॉलर की कंपनी वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं इस धरती के ऊपर। यानी जेम्स जेफ बेजोस हैं, उनके पास 200 अरब डॉलर की कुल संपत्ति है। कोरोना वायरस की वजह से टेक्नोलॉजी कंपनियों की संपत्ति में जमकर इजाफा हो रहा है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस पहले से अब और अधिक धनी हो गए हैं। 26 अगस्त 2020 को अमेजोन के संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस की संपत्ति बढ़कर जो है कुल 204.6 अरब डॉलर हो गई है। यानी दोस्तों उनकी टोटल संपत्ति कितनी हो गई है 26 अगस्त को? 204.6 अरब डॉलर है वो उनकी कुल संपत्ति हो गई है। और दोस्तों जेफ बेजोस है वो कौन है? बेजोस है वो जो अमेजोन कंपनी है, जो ऑनलाइन ई कॉमर्स की कंपनी है, उसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस। तो उनकी कुल संपत्ति कितनी हो गई है दोस्तों? 204.6 अरब डॉलर। दोस्तों उनकी यह संपत्ति दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स से पूरी 90 अरब डॉलर अधिक है। बिल गेट्स की वर्तमान संपत्ति 116.1 अरब डॉलर है। दोस्तों पहले दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन थे? बिल गेट्स, और जिनकी कुल संपत्ति कितनी है? 116.1 अरब डॉलर। परंतु अब 26 अक्टूबर 2020 को अमेरिका के शेयर मार्केट में उछाल आया, पिछले काफी दिनों से चल रहा है, जिसकी वजह से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो जेफ बेजोस बन गए हैं। और उनकी टोटल संपत्ति कितनी हो गई है दोस्तों? 204.6 अरब डॉलर की। इससे पहले जो फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग थे, उन्होंने 100 अरब डॉलर का जो आंकड़ा पार कर लिया था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों किसे नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तरुण गाबा को उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके बारे में। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने एस के भगत को हटाकर तरुण गाबा को नया गृह सचिव नियुक्त किया है। दोस्तों पहले उत्तर प्रदेश के गृह सचिव कौन थे? एस के भगत हैं, वो पहले उत्तर प्रदेश के
गृह सचिव थे उनको हटाकर तरुण गाबा को है वो नया गृह सचिव नियुक्त किया है। इससे पहले तरुण गाबा आईजी विजिलेंस थे, उनकी जगह पर एस के भगत को भेजा गया। यानी अब आईजी विजिलेंस कौन होंगे दोस्तों? एस के भगत है वो आईजी विजिलेंस होंगे। और जो पहले जो गृह आईजी विजिलेंस थे तरुण गाबा वो उत्तर प्रदेश के गृह सचिव होंगे। दोस्तों 2001 बैच के आईपीएस अफसर तरुण गाबा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से यूपी कैडर में वापस आ गए हैं। तरुण गाबा सीबीआई में तैनात थे। दोस्तों इससे पहले जो थे तरुण गाबा थे वो सीबीआई में तैनात थे और आईपीएस राकेश अस्थाना के केस के इंचार्ज थे। यानी राकेश आईपीएस जो राकेश अस्थाना है उनके केस के इंचार्ज थे और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद तरुण गाबा को आईजी विजिलेंस बनाया गया था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तमिलनाडु के अर्जुन नदी के किनारे मलबे के नीचे कितना साल पुराना मंदिर मिला है? दोस्तों ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी और करंट के तरफ से, क्योंकि दोस्तों इसमें तीनों चीजों का जिक्र हो रहा है। तमिलनाडु में जो अर्जुन नदी के किनारे मिला है, तो नदी के किनारे मिलने से आपको अर्जुन नदी है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जियोग्राफी की दृष्टिकोण से क्वेश्चन हो गया। और जो कितने साल पुराना मिला, तो ये हिस्ट्री के दृष्टिकोण से क्वेश्चन हो गया। यानी जो मंदिर मिला है उसके आपको आर्ट के बारे में पूछा जा सकता है, उसकी हिस्ट्री यानी कितने साल पुराना है और उसके बारे में पूछा जा सकता है। और दोस्तों करंट का तो ये क्वेश्चन वैसे ही बन गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1200 साल पहले पुराना है वो मंदिर है जो अर्जुन नदी के किनारे मलबे के नीचे मिला है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मंदिर के बारे में। दोस्तों तमिलनाडु के शिवकाशी के पुद्दुपट्टी गांव में अर्जुन नदी के तट पर 1200 साल पुराना मंदिर मिला जो पूरी तरह से चूना पत्थर का बना हुआ है। तीनों चैम्बर वाले इस मंदिर को पहाड़ों को काटकर बनाया गया है। पुरातनविदों जो पुरातत्वविद हैं उनने इस संरचना को रॉक कट मंदिर बताया। यानी जो रॉक कट मंदिर की संरचना बताया, जो आप आर्ट और कल्चर में आपने पढ़ा होगा कि रॉक कट मंदिर कौन से होते हैं। दोस्तों मंदिर के तीनों कक्ष कौन कौन से हैं? गर्भगृह, अर्धमंडप अर्धमंडपम और महामंडपम की पहचान की गई है। यानी एक जो कल्चर के दृष्टिकोण से और जो मंदिर शैली के दृष्टिकोण से क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। तो उसमें पूछा जा सकता है कि उसमें तीन कौन कौन से कक्ष मिले हैं, तो गर्भगृह मिला है, अर्धमंडपम मिला है और महामंडपम उसके अंदर मिला। तो और किस प्रकार का है, तो रोकट श्रेणी का है। इस प्रकार से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे करंट फायर सीरीज के बारे में। तो दोस्तों असम मंत्रिपरिषद ने असम कौशल विकास विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी दी। कर्नाटक सरकार ने 1 सितंबर से सभी कॉलेजों की ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की। ग्रामीण छात्रों को क्रैश कोर्स उपलब्ध कराएगा आईआईटी मद्रास। चीन ने किया विमान वाहक पोत को नष्ट करने वाली मिसाइल का परीक्षण। 180 घंटे में व्यवसाय करना सिखाएगा आईआईएम इंदौर। ऑनलाइन पुलिकली का आयोजन दोस्तों जो ऑनलाइन पुलिकली है उसका आयोजन किया जा रहा है। और ऑनलाइन पुलिकली या जिसे टाइगर डांस कहते हैं उसे केरल के त्रिशूर में मनाए जाने वाले ओणम उत्सव का एक अनिवार्य हिस्सा है। दोस्तों जो पुलिकली है वो केरल के त्रिशूर में मनाया जाने वाला जो ओणम त्योहार है उसका एक अनिवार्य हिस्सा है। इसके अलावा दोस्तों पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर के लक्ष्मण का निधन और सुश्री सुधा पेनुली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय जीआईएस सूक्ष्म भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एनआई यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया है। एचडीएफसी बैंक ने ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए एडोब है जो एडोब पीडीएफ होता है उसके साथ साझेदारी की है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट